आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक ऐसी सीट की जिसको बसपा का गढ़ भी कह सकते हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर आप उसको बसपा का गढ़ कह दें। भाजपा और कांग्रेस जो हैं वो लगातार सरकारें छत्तीसगढ़ में बनाते हैं और पुराने जो चुनाव हुए थे उसमें बसपा जो है गठबंधन के तहत मैदान में उतरी थी। आज हम बात करने वाले हैं जैजैपुर विधानसभा की। बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है क्योंकि बसपा जो है अपना वर्चस्व यहाँ कायम रख रही है लगातार, और जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सीट आती है। इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि जांजगीर चांपा क्यों बहुजन इतिहास के हिसाब से महत्वपूर्ण है। 2008 का जब परिसीमन हुआ तब ये सीट जो है अस्तित्व में आई थी। उसके बाद जब चुनाव होते हैं 2008 के, तो कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास ने सीट को जीता और बसपा तब यहाँ दूसरे नंबर पे आई थी। हालांकि 2013 में बसपा इस सीट पे अपना खाता खोल लेती है। बसपा के केशव चंद्र यहाँ से शानदार जीत हासिल करते हैं और बसपा के विधायक बनते हैं। छत्तीसगढ़ में बसपा की एक खास बात और भी है कि अगर आप देखें तो बसपा कभी छत्तीसगढ़ चुनावों में बैरंग नहीं लौटी है, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बसपा की एक भी सीट ना आए, यानी कि बसपा कभी डक पे आउट नहीं हुई है। क्रिकेट की भाषा में बात करें तो बसपा ने हमेशा एक या दो सीट अब तक के सभी चुनावों में जीती है, जो कि एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। उसका एक कारण ये भी है कि ऐतिहासिक रूप से ये साहब कांशीराम की भी कर्म भूमि रही थी। साहब कांशीराम ने अपना पहला चुनाव जांजगीर चांपा से ही लड़ा था, जो बहुत लोग नहीं जानते जिसके बारे में, क्योंकि जीते तो वो नहीं थे इस चुनाव को, लेकिन ये उनका पहला चुनाव था जो उन्होंने जांजगीर चांपा लोकसभा से लड़ा था। और ये छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन इसलिए बसपा के लिए अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि कंपेयर करें इसको अगर हम महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो यहाँ बैरंग नहीं लौटी और वहाँ अभी खाता ही नहीं खुला, जबकि महाराष्ट्र बौद्धों की भूमि है। बाबा साहब का जो अम्बेडकरी आंदोलन है उसकी सांस्कृतिक सामाजिक गढ़ है और चेतना की वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से बसपा वहाँ सफल नहीं हो पाती। और किसी ज़माने में आरपीआई वहाँ सफल होती थी, लेकिन आज तो आलम यह है कि ना आरपीआई ना बसपा किसी को भी बड़ी सफलता वहाँ नहीं मिलती हैं। और वैसे तो देखा जाए तो बड़े बड़े बौद्ध विहार हैं, सब कुछ है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, और बाबा साहब से जुड़ी सारी स्थली वहीं पे है, राजगृह भी वहीं पे है, दीक्षा भूमि भी वहीं पर है, और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर भी जाते हैं। लेकिन वोट कहाँ करते हैं ये नहीं पता कि वोट कहाँ करते हैं, लेकिन अपनी सरकार नहीं बना पाते और विधायक भी नहीं जिता पाते बड़े पैमाने की। अगर हम बात करें तो आरपीआई को भी, वंचित बहुजन अघाड़ी को भी कोई बड़ी सफलता वहाँ पे प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व में नहीं मिलती है और बसपा को भी नहीं मिलती है। कुछ निकाय चुनावों में एक आधे सीट पार्षद वगैरह जीत जाते हैं, उससे बड़ा कुछ भी वहाँ पे बसपा को हासिल नहीं होता है। हालांकि वो अलग विषय, किसी और दिन बात करेंगे उसके ऊपर। बात हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। 2018 के जब चुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो बसपा एक बार फिर से इस सीट पे अपना परचम लहराती है। केशव चंद्रा विधानसभा पहुंच जाते हैं दोबारा से विधायक बन के, और 2018 के चुनाव में केशव चंद्रा को मिलते हैं 64,774 वोट, जबकि भाजपा के कैलाश साहू को मिलते हैं 43,000 वोट। तो ये कोई तुक्के की जीत नहीं है, ये लगातार दूसरी बार जीत रहे हैं और अच्छा खासा वोट का मार्जिन है। 20,000 से ज़्यादा का मार्जिन उनको यहाँ नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर यहाँ धकेल दी जाती है। जैजैपुर विधानसभा बसपा का गढ़ रहा है और यही कारण है कि अब तक हुए 3 विधानसभा चुनावों में से 2 बार बसपा जीती है और 1 बार वो दूसरे नंबर पर आई है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बसपा हमेशा फाइट में रहती है या फिर जीतती है। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 90 विधानसभा की सीटें हैं और इनमें से 39 तो आरक्षित हैं एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ट्राइबल्स के लिए, और 29 जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 10 विधानसभा एससी के लिए आरक्षित हैं। मतलब 39 जो हैं वो कुल मिला के आरक्षित हैं। जो 39 का आंकड़ा है वो कुल आरक्षित सीटों का आंकड़ा है। 29 जो हैं वो एसटीज़ के लिए आरक्षित हैं, जबकि जो 10 सीटें हैं वो एससीज़ के लिए यहाँ पे आरक्षित हैं। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी समुदाय का भी वर्चस्व है और यही कारण है कि वो एक बार वोट जो है भाजपा की तरफ जाता है तो एक बार वोट जो है सपा की तरफ जाता है। सतनामी समुदाय का भी यहाँ पे प्रभुत्व है और इसके अलावा साहू वर्ग जो है, जो साहू जाति के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और 2023 में चुनाव होने हैं दिसंबर में, और अब इस बार लग रहा है अब तक के आंकड़ों से कि बसपा अकेले चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि पिछली बार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से गठबंधन हुआ था।
अजीत जोगी के नेतृत्व में वहाँ पे गठबंधन हुआ, बहन मायावती भी गई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। आपने तस्वीरें देखी होंगी, अजीत जोगी और बहन मायावती आपको एक फ्रेम में वहाँ नज़र आए थे। और अब तो अजीत जोगी दुनिया में है नहीं, और अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी उसमें अमित जोगी हैं, अजीत जोगी के पुत्र, और अजीत जोगी की जो पत्नी है, वो सब लोग अहम भूमिका पार्टी में निभा रहे हैं। लेकिन बसपा से गठबंधन की कोई बात निकल के इस बार आई नहीं है। हालांकि वो लाइक माइंडेड पार्टियों को तलाश रहे हैं। वो उनको पता है कि उनकी स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है और कांग्रेस भाजपा के सामने उनको लाइक माइंडेड पार्टी चाहिए ताकि वो कुछ अच्छा आंकड़ा प्रस्तुत कर पाएं विधानसभा चुनावों में। लेकिन क्या बसपा और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस दोबारा से गठबंधन करेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने अभी हाल ही में वहाँ पे अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया और वो दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिपीट करें। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे उनको घेरा जा रहा है, और कुछ तो ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी खुद भाजपा को घेरा करती थी, भाजपा की मुखालफत करती थी, लेकिन जब सरकार बन गई तो उस मुद्दों पे कुछ खास नहीं कर पा रही। जैसे कि वहाँ बहुत सारे जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं, पूंजीपतियों को ज़मीन देने की बात है, और उस पे कांग्रेस जो है कई बार मुखालफत भाजपा की करती थी, लेकिन जब सरकार में आई तो फिर वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को बदस्तूर जारी रख रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं। बाकी वहाँ पे कुछ ह्यूमन राइट्स के मुद्दे भी हैं, मानव अधिकार उल्लंघन के मुद्दे हैं, आदिवासियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भाजपा कांग्रेस पे हमलावर है इन सब मुद्दों को लेकर, और वो चाहती है कि सत्ता को छीना जाए, और इसलिए वहाँ पे आपको ज़ोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। बसपा अपने एक तरह से जो परंपरागत चुनाव है, कन्वेंशनल तरीका है चुनाव का, उससे चुनाव लड़ रही है, लेकिन इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। 2-4 आपकी सीट जो मजबूत हैं उस पर आप जीत सकते हैं, एक आधा मजबूत प्रत्याशी ला के आप उसको जिता सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर बसपा को वहाँ अपना नेटवर्क तैयार करना चाहिए, जैसा कई राज्यों में हो रहा है। मसलन तेलंगाना में हो रहा है, हालांकि वहाँ आउटपुट उतना ना निकल पाए, लेकिन फिर भी तेलंगाना अपने सही कदम जो है बढ़ा रहा है। अगर बसपा के लिहाज से बात करें, आईटी सेल के माध्यम से बसपा को युवाओं का नेटवर्क तैयार करना चाहिए, जिसमें विधानसभा लेवल तक सोशल मीडिया के इंचार्ज हों, मीडिया के इंचार्ज हों, आईटी सेल के अलग इंचार्ज हों, और साथ ही बूथ लेवल तक कम से कम हर बूथ पे 100 युवाओं की एक टीम जो है, टीम से मेरा मतलब है फिजिकल टीम नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम जिसमें आपके पास उनके फेसबुक आईडीज़ हो, ट्विटर आईडीज़ हो, और वो सब ट्विटर पे, फेसबुक पे आपके एक इशारे पर मैसेजेस को फॉरवर्ड कर सकें, पोस्ट कर सकें, और एक डिस्कोर्स जो है अपने फेवर में उसको चेंज कर सकें। नेताओं के रोड शो, धरने प्रदर्शन, ये सारी चीज़ बसपा को बड़े पैमाने पे करनी होगी, तभी जनता के दिल में वो घर कर पाएंगे। और अपना घोषणा पत्र भी बसपा को जारी करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि बसपा जो है वो अपनी हठधर्मिता दिखाती है इस पे। बसपा के नेता भी वही कहते हैं जो बहन जी कहती हैं, और घोषणा पत्र ना घोषित करने का बसपा को कोई फायदा नहीं मिला है, नुकसान तो हजार हैं। यूपी में क्या है आपके सामने पता ही है आपको, तो अब जो नहीं किया वो भी करके देख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, राज्यों के चुनाव में घोषणा पत्र देके बताना चाहिए। और आम आदमी पार्टी से सीखिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 विधानसभाओं के विधानसभावार असेंबली वाइज घोषणा पत्र थे, यानी कि एक तो कॉमन घोषणा पत्र था पूरी दिल्ली का, बाकी 70 विधानसभाओं घोषणा पत्र थे। तो इस पैटर्न को बसपा फॉलो कर सकती है और वहाँ पे हर विधानसभा का अलग घोषणा पत्र जारी कर सकती है, और वहाँ की जो क्षेत्रीय समस्या है, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत डिटेल में उस घोषणा पत्र में इंक्लूड कर सकती है कि हमारा विधायक जीतता है तो हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। और ये बहुत कारगर तरीका होता है घोषणा पत्र में, बहुत क्लियरली एक तरह से प्रोजेक्शन है कि आप जीतने के बाद क्या करेंगे, आपकी विचारधारा क्या है। बसपा के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं रामजी गौतम साहब, और उसके अलावा प्रभारी दाऊराम रत्नाकर हैं, नर्मदा प्रसाद अहीरवार हैं, ओपी वाजपेयी ने कमाल संभाली हुई। सब पुराने दिग्गज नेता हैं, बहुत ज़्यादा वेटरन लीडर्स में से शामिल हैं। दाऊराम रत्नाकर साहब जैसे नेता हैं यहाँ पे, और रामजी गौतम साहब तो खैर नए नेता हैं, अभी वो सांसद भले ही बन गए हों, लेकिन जो पुराने नेता हैं उनका एक पुराना इतिहास है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को साहब काशीराम के ज़माने से देखा है। इन नेताओं का मैंने इंटरव्यू भी किया था जब ये लोग दिल्ली आए थे बहन मायावती से मीटिंग में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ भवन पे मुझे मिल गए, तो वहाँ मैंने नेताओं से बात की, और हेमंत पोयाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम देख रहे हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, बहुत सक्रिय हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और महासचिव श्याम टंडन है, महासचिव लता गेडाम भी हैं, और इसके अलावा पूर्व विधायक जो हैं दूजराम बौद्ध,
ये भी पुराने वरिष्ठ नेताओं में हैं। और साथ में विधायक केशव चंद्रा और इंदु बंजारे, यानी कि पामगढ़ की विधायक है इंदु बंजारे, वो भी चुनावी प्रबंधन को देख रही। तो ये टीम है, ये बीएसपी की टीम है अगर हम बात करें तो। और यही सब लोग हैं जो मिलके छत्तीसगढ़ में बसपा की कायापलट करना चाहते हैं। ये था जयजयपुर का चुनावी विश्लेषण। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा? गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बसपा क्या कुछ नया कर सकती है ताकि नए परिणाम आए? और पामगढ़ की सीट तो बसपा के पास है ही। बसपा इन दोनों सीट के प्रत्याशी तो लगभग तय समझिए। पामगढ़ से इंदु बंजारे को ही टिकट मिलेगा और जयजयपुर से केशव चंद्रा को ही टिकट मिलेगा। दोनों सिटिंग एमएलए का टिकट काटने का कोई कारण नहीं है बसपा के पास। इसके अलावा अकलतरा की विधानसभा है। अकलतरा की विधानसभा से बसपा के बहुत ही पुराने नेता, पिछले 5 साल से बसपा के साथ लगे हुए हैं, डॉक्टर विनोद शर्मा हैं। वो इस बार टिकट के एक अच्छे एक तरह से दावेदार होंगे। पिछली बार भी उनकी विधानसभा पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उनका टिकट कट गया और ऋचा जोगी को शायद वहां से टिकट मिला। गठबंधन में वो सीट जो है वो अजीत जोगी की पार्टी को दे दी गई और ऋचा जोगी वहां से चुनाव मैदान में उतरी। लेकिन बावजूद उसके डॉक्टर विनोद शर्मा ने पार्टी की मुखालफत नहीं की। वो पार्टी के साथ ही टिकट कटने के बावजूद भी बने रहे और इस बार वो वेट कर रहे हैं कि शायद इस बार उनको टिकट मिलता है अगर, तो वो अकलतरा विधानसभा में कुछ ना कुछ जरूर एक तरह से करिश्मा करके दिखा सकते हैं बसपा के पक्ष में। ये था जयजयपुर का चुनावी विश्लेषण। अकलतरा का विश्लेषण भी हम लेके आएंगे। 90 विधानसभा है, 90 विधानसभा में से बहुत सारी विधानसभाओं का जो आंकड़े और चुनावी विश्लेषण के हिसाब से हम आपके सामने रिपोर्ट लाते रहेंगे। देखते रहिए और रिपोर्ट्स का इंतजार करते रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।